सुप्रभात बच्चों। डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर क्लास 9th हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में मृदुला गर्ग द्वारा रचित पाठ मेरे संग की औरतें के अंतर्गत लेखिका मृदुला गर्ग की नानी आजादी के प्रति उनकी लगन, लेखिका की माता के वैवाहिक जीवन, उनकी सादगी, उनकी माँ का विशिष्ट व्यवहार, विशेषताएं, लेखिका की माँ के द्वारा चोर को समझाकर सही रास्ते पर लाने, चोर के हृदय परिवर्तन एवं लेखिका पर अपने पूर्वजों तथा ब्रदर्स कारामजो उपन्यास के प्रभाव के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग उसके आगे के प्रसंगों के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें लेखिका मृदुला गर्ग के भाई बहन, उनके दृढ़ संकल्प, स्वाभाविक गुणों, कर्नाटक में विद्यालय निर्माण एवं रेड़ की जिद के किस्से का वर्णन हुआ है। तो ये छात्रों, हम लोग पढ़ते हैं इस अध्याय के शेष भाग को। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी, घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घरगुस्सू क्यों, नाम क्यों बदला? हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं? मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा, वह नहीं लिखती। उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर, उसके बाद जब 4th 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक नाम ही रखा, रेड़ और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफी वक्त लगा, फिर उसके फायदे भी नजर आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से
दो चार नहीं होना पड़ता। कठिन शब्दों के अर्थ। बरकरार रखना, बरकरार रखने का माने होता है बनाए रखना। अवतार होना, अवतार होना का अर्थ होता है जन्म लेना। आड़े आना, आड़े आना का अर्थ है रास्ते में बाधा डालना या बनना, रास्ते में बाधा बनना। पैदाइशी, पैदाइशी माने जन्म से। बतौर, बतौर माने होता है के नाते। नारीवाद, नारीवाद का अर्थ होता है नारी को महत्व देने संबंधी आंदोलन। पोंगापंथी, पोंगापंथी का अर्थ होता है ढोंगी, मूर्खतापूर्ण कार्य करने वाला। घरगुस्सू, घरगुस्सू का अर्थ होता है घर में ही घुसा रहने वाला। रूढ़िवादी, अपने तक सीमित रहने वाला। तथ्य, तथ्य माने होता है सत्य, बात। हजम करना, हजम करना माने होता है सहन करना। आलोचना बुद्धि, आलोचना बुद्धि माने होता है अच्छे बुरे की बातें करने वाली बुद्धि। दो चार होना, दो चार होना का अर्थ होता है सामना होना। इस गद्यांश में लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने भाई बहनों के बारे में बताया है। शायद परदादी की मन्नत के कारण लेखिका और उसकी चारों बहनें लड़की होने के नाते किसी हीन भावना की शिकार नहीं हुई, बल्कि उन सब ने किसी लीक पर चलने से इनकार कर दिया। उनकी सबसे बड़ी बहन थी मंजुल भगत। इन्हीं के लिए परदादी ने मन्नत मानी थी। इन्होंने शादी के बाद जैन नाम छोड़कर पति का नाम ग्रहण कर लिया और प्रसिद्ध लेखिका बनी। दूसरी कन्या थी मृदुला गर्ग अर्थात लेखिका स्वयं। इन्होंने भी शादी के बाद पति का नाम गर्ग अपने नाम में जोड़ लिया। लोग हैरानी से पूछते थे कि इन्होंने शादी के बाद अपना नाम क्यों नहीं बदला। लेखिका कहती है कि नाम न बदलने से व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं आता, इसलिए नहीं बदला। लेखिका की तीसरी बहन गौरी उर्फ चित्रा लेखन नहीं करती थी। लेखिका की तीसरी बहन गौरी थी, उनका दूसरा नाम चित्रा था, जो लेखिका नहीं थी। चौथी बहन रेणु थी, वह भी नहीं लिखती थी। पांचवी बहन अचला थी, जो अंग्रेजी में लिखती थी। उनका सबसे छोटा भाई राजीव है, जो हिंदी का लेखक है। इन चारों को उनका सारा खानदान पढ़ता है। लेखिका को यह बात अच्छी नहीं लगी कि उसके ससुराल वाले उसका लिखा नहीं पढ़ते, परंतु बाद में इसके लाभ भी पता चले। खैर, मैं अपनी नहीं उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आईं और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज्यादा हो, समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की जरूरत ही ज्यादा है, पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहने सवा शेर। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक था, जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी, और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। माँ तो
सब चीजों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफी कुड़ते भूनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेड़ पीछे पीछे पसीने में तरबतर खरामा खरामा। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों जरूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फायदा है वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा, पिताजी से पूछो। पिताजी ने कहा, नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेड़ को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा, बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। रेड़ू ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है, नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। कठिन शब्दों के अर्थ। नतीजतन। नतीजतन माने होता है परिणाम स्वरूप। दम घुटना। दम घुटना माने होता है मरने को होना, परेशान होना, दबाव सहन न कर पाना। सवाशेर होना। सवाशेर होना का अर्थ होता है अधिक हावी होना, प्रभावी होना। आलम। आलम माने होता है अवस्था, हालत। सामंतशाही। सामंतशाही माने होता है बड़े बड़े सामंतों की रईसी आदत। फारिग होना। फारिग होना का अर्थ होता है मुक्त होना, काम से छूटना। लाचारी। लाचारी होता है मजबूरी। उदासीन। उदासीन माने होता है विमुख, अलग, परे। उड़ते भूनते। उड़ते भूनते माने होता है मन ही मन परेशान होकर बोलते। तरबतर माने पसीने से तर होकर। खरामा खरामा। खरामा खरामा माने होता है धीरे धीरे। रुतबा माने महत्व, सम्मान, दर्जा। परहेज। परहेज माने होता है रोक, निषेध। यकीन। यकीन माने होता है विश्वास। विश्वसनीय। विश्वसनीय माने होता है विश्वास करने योग्य। कुतर्क। कुतर्क माने होता है गलत तर्क, जबरदस्ती दिया गया तर्क। इस गद्यांश में लेखा ने अपने किस्म की रेड़ू बहन के बारे में बताया है। लेखा कहते हैं कि मेरी 2 बहनें हैं जो लेखा नहीं बनी, उनसे भी अधिक स्वायत्त और दबंग थी। वे अपने अनुसार जीना जानती थी। गर्मियों में स्कूल से वापसी के समय उनके पिता उन्हें लिवाने के लिए गाड़ी भेज दिया करते थे। अचला तो उसमें बैठ जाती थी, किंतु रेड़ू पैदल आती थी। वह कहती थी, थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक है। सामंतशाही का प्रतीक है, यानी बड़े बड़े सामंतों की रईसी आदत है।
इसी प्रकार बीए की परीक्षा देने के समय भी वह अड़ गई। बोली, परीक्षा देने का फायदा बताओ। सभी ने अपनी अपनी तरह से समझाया। पिता ने कहा, इससे नौकरी कर सकोगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, आदि आदि। किंतु वह न मानी। अंत में पिता ने आदेश दिया, मैं कह रहा हूँ करो। तब उसने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए जैसे तैसे बीए की परीक्षा पास कर ली। वह सच बोलने में माँ से 2 कदम आगे है, इसलिए उसका सच सुनकर लोग हंस पड़ते हैं। जब कोई कभी उसे इत्र भेंट करता है तो वह कहती है, नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी। इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज्यादा आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नजर में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था। पर उसका कहना था, वह जो सच सोच लेती है करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। हमें सबसे छोटी बहन अचला काफी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई। फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज्यादा रुचा नहीं और मंजूर और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। कठिन शब्दों के अर्थ। शागिर्द माने होता है शिष्य, चेला। वाकिफ माने परिचित, जानकार। पेश आना माने सामने आना। मुलाकात माने भेंट। हथियार डालना माने होता है मान जाना। खिसकी माने विद्रोही। यहाँ विद्रोही अर्थ में प्रयोग हुआ है। यहाँ लेखिका ने अपने तीसरे नंबर की बहन चित्रा के बारे में बताया है। लेखिका अपने तीसरे नंबर की बहन चित्रा के बारे में बताते हुए कहती है कि तीसरे नंबर की बहन चित्रा है जो बहुत ही दबंग है। वह मन में आई बात करके ही मानती है। कॉलेज में पढ़ते समय वह खुद पढ़ने से अधिक ध्यान दूसरों को पढ़ाने में लगाती थी, इसलिए उसके अपने अंक अपने शिष्यों से कम आते थे। शादी के वक्त उसने एक लड़के के बारे में ऐलान कर दिया कि वह शादी तो उसी से करेगी। खुद लड़के को भी इस बात का पता नहीं था। समय आने पर उसने लड़के को बता दिया और यह भी कह दिया कि वह जो सोच लेती है उसे करके ही दम लेती है। परिणाम स्वरूप लड़के ने हथियार डाल दिए। लड़के ने उसकी बात मान लिया। शादी हो गई। लेखिका की सबसे छोटी बहन अचला है। उसने ठीक से पढ़ाई लिखाई की,
अर्थशास्त्र किया और पत्रकारिता किया। पिता की इच्छा अनुसार शादी की। वह लीग पर ही चलती प्रतीत हुई, परंतु 30 वर्ष की उम्र में उसने भी लीग से विद्रोह किया और लेखिका बन गई। एक बात हमें एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं, शादी एक बार की और उसे कायम रखा। चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तो डूबी नहीं। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफी है। शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही, जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग डब्बों में बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। कठिन शब्दों के अर्थ। कायम रखना माने बनाए रखना। तलाक माने होता है शादी का संबंध तोड़ना। कगार माने होता है किनारा। प्रयोजन माने होता है उद्देश्य। सिद्ध होना माने होता है पा लेना, पूरा होना। मर्जी माने होता है इच्छा। दड़बा माने समूह। अभिनय का अर्थ होता है एक्टिंग, नाटक में किसी पात्र की भूमिका निभाना। शौकीन माने रुचिमान। चलन माने व्यवहार। अकाल माने सूखा पड़ना, अन्न न उपजना। राहत कोष का अर्थ होता है राहत दिलवाने के लिए इकट्ठा किया गया धन। माध्यम से माने सहारे से। यहाँ लेखिका के दृढ़ संकल्प तथा उनके भाई बहनों के स्वाभाविक गुण का उल्लेख हुआ है। लेखिका कहते हैं कि सभी बहनों में लीक से हटने का गुण रहा, परंतु घर गृहस्थी और विवाह के परंपरागत तरीके को किसी ने नहीं छोड़ा। उनका विश्वास था कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहकर भी अपनी मर्जी से जी लेना काफी है। लेखिका शादी के बाद बिहार के एक छोटे कस्बे डालमिया नगर में पहुंची। वहां स्त्री पुरुषों को अलग अलग रहते देखा। वे एक दूसरे से इतने अलग थलग रहते थे कि पिक्चर में भी स्त्री पुरुष अलग अलग बैठते थे। उसी डालमिया नगर में लेखिका ने कोशिश करके कुछ शादीशुदा औरतों को इस बात के लिए तैयार किया कि वे पराये मर्दों के साथ मिलकर नाटकों में अभिनय करें। उन्होंने 4 साल तक कई नाटक किए और अकाल राहत कोष के लिए धन इकट्ठा किया। से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे
बागलकोट में पहुंच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे, पर वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखानों की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहां स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, बोले खुदा का लाख शुक्र है बच्चों की न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी, सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहां के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। कठिन शब्दों के अर्थ। बिशप माने होता है पादरी। दरख्वास्त माने प्रार्थना, निवेदन। असमर्थ माने होता है न कर पाना, शक्ति न होना। इसरार माने होता है आग्रह। बशर्ते माने इस शर्त के साथ। 100% सच। 100% सच माने होता है पूरी तरह सच। सिर झुकाना माने स्वीकार करना, मानना। मान्यता माने सरकार की स्वीकृति। खिसके लोग माने परंपरा से हटे विद्रोही लोग। व्रत माने संकल्प, इरादा। यहाँ लेखा के द्वारा कर्नाटक में विद्यालय निर्माण करवाने के दृढ़ संकल्प तथा उनकी सफलता का वर्णन हुआ है। लेखा कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में पहुंची। वहां कोई ढंग का विद्यालय नहीं था जहां वह अपने 2 बच्चों को पढ़ा सके। उसने पास के कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि वह वहां के सीमेंट कारखाने की मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। बिशप ने कहा वहां क्रिश्चियन जनसंख्या कम है, क्रिश्चियन लोग बहुत कम हैं। लेखा ने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा योग्य होने की दलील दी। लेखा ने क्रिश्चियन के बच्चों के अलावा अन्य वर्ग के बच्चों को भी पढ़ने की बात की। बिशप ने कहा आप यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। यह सुनकर लेखा गुस्सा खा गई। बिशप ने भी कहा स्कूल खोलना आपकी समस्या है, मेरी नहीं। तब लेखा ने संकल्प किया वह अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं सिखाने वाला स्कूल खोल कर रहेगी और कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलाएगी। उसने कुछ सिरफिरे लोगों की सहायता से यह काम पूरा किया। उसके तथा अन्य सरकारी अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े।
ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहां के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चलती। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था, पर और बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था, वह बंद था। चौकीदार रेणु को देख दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। शब ने कहा, हमने पहले ही कहा था। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहां से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच, अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। कठिन शब्दों के अर्थ। नमूना पेश करना। नमूना पेश करना का अर्थ होता है उदाहरण प्रस्तुत करना। मंच पाया। मंच पाया माने स्थान पाया। मुकाबिल। मुकाबिल माने सामने, बराबर। खासियत। खासियत माने होता है विशेषता। ठप होना। ठप होना माने रुक जाना। कयामती। कयामती माने होता है भीषण, विनाशकारी। तल्ला। तल्ला माने मंजिल। एक मुश्त। एक मुश्त माने होता है एक ही बार में। मलाल। मलाल माने होता है दुख, अफसोस। रोमांच। रोमांच माने रोए खड़े हो जाना। लब लब करना। लब लब करना माने लबालब भरना। निचाट। निचाट माने बिल्कुल सुने में। धुन। धुन माने लगन। इस गद्यांश में लेखिका द्वारा कर्नाटक में विद्यालय निर्माण करने की दृढ़ संकल्प का पूरा होना, उसमें उनकी सफलता और उनकी बहन रेणु की जिद के किस्से का वर्णन हुआ है। इस प्रकार लेखिका ने अपने जिद को हर जगह पूरा किया, विशेषकर लेखन के मंच पर। लेखिका की जिद रेणु की जिद के सामने कुछ भी नहीं है। सन 1950 की बात है। एक दिन दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हुई। पूरा नगर पानी से लबालब भर गया। कोई वाहन बाहर न निकला। यातायात ठप पड़ गया। स्कूल भी बंद हो गए।
किंतु रेणु ने स्कूल जाने की जिद ठान ली। उसे समझाया गया कि स्कूल बंद होगा, परंतु वह यही कहती, आपको कैसे पता। आखिरकार वह बस्ता उठाकर स्कूल गई। स्कूल का चौकीदार उसे देखकर दंग रह गया। घर आने पर सबने कहा, अपने पहले ही कहा था। इस पर रेणु बोली, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहां से आ गया। लेखिका को लगता है कि उस दिन रेणु के अकेले स्कूल जाने में कितना रोमांच हुआ होगा। सचमुच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो व्याख्यान में आपको पढ़ने, सुनने, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पाठ को ठीक से पढ़ेंगे, समझेंगे और भली भांति तैयार करेंगे।